जब पूरा भारत सोनम और राजा रघुवंशी के हनीमून केस को लेकर हलचल में था, ठीक उसी समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक और दर्दनाक घटना घटी। 20 जून 2025 को इस केस से जुड़े 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक 23 से 24 साल की खूबसूरत लड़की, उसकी मां, एक फाइनेंस कंपनी का मैनेजर, उसकी पत्नी, उसके पिता और 3 किराए के अपराधी शामिल थे। जब पूरे भारत के न्यूज चैनलों पर राजा रघुवंशी और सोनम केस की हेडलाइंस चल रही थीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस घटना से जुड़े अपराधी राजा रघुवंशी के केस से प्रेरित हुए और उन्होंने योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सोनम द्वारा की गई गलतियों को देखा और यह तय किया कि वे वैसी गलतियां नहीं करेंगे। इसके बाद अपनी योजना के अनुसार उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने पहले लद्दाख जाने की योजना बनाई और वहां से विदेश भागकर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का इरादा किया। पुलिस के शक से बचने के लिए उन्होंने शुरू में किसी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। इस केस के लिए अपराधियों ने जीपीएस ट्रैकर का उपयोग किया ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। चूंकि पूरे भारत में सोनम और राजा रघुवंशी के केस को लेकर हलचल थी, इसलिए आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारी नहीं चाहते थे कि दूसरा ऐसा केस भारत में ऐसी स्थिति पैदा करे। इसलिए यहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और इस केस की सही जांच बहुत जल्दी की। 32 साल के तेजेश्वर, जो तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल के निवासी थे, उनके परिवार में पिता गंटा जयरामुडु, माता शकुंतला, जुड़वा भाई तेजवर्धन और एकमात्र बहन रमा देवी थे। तेजेश्वर पेशे से एक लैंड सर्वेयर, जमीन सर्वेक्षण करने वाला गर थे। दरअसल वे जमीन की माप करते थे और जमीन की सीमाओं या दागों को ठीक करते थे ताकि जमीन के मालिक को किसी भी तरह की समस्या ना हो। हाँ, भले ही उन्हें सरकारी नौकरी ना मिली हो, लेकिन उनके पास लाइसेंस था और इस काम से वे अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। इसके अलावा वे डांस भी सिखाते थे। असल में डांस उनका जुनून था, लेकिन पेशे के तौर पर वे जमीन सर्वेक्षण का काम करते थे। 23 साल की ऐश्वर्या, जो आंध्र प्रदेश के कुरनूल की निवासी थीं, उनकी मां सुजाता, जिनकी उम्र 50 साल थी। यहां मां और बेटी साथ रहते थे। दरअसल बहुत पहले एक हादसे में उनके पिता और भाई की मृत्यु चुकी थी। सुजाता एक फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी में स्वीपर के तौर पर काम करती थी, यानी झाड़ू पोछा और सफाई का काम करती थी। उनकी इस कमाई से मां बेटी का घर चलता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण ऐश्वर्या ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाईं। कभी कभी जब उनकी मां की तबीयत खराब हो जाती तो ऐश्वर्या खुद उनकी मां की जगह एनबीएफसी फाइनेंस ऑफिस में जाकर काम कराती थीं। चूंकि ऐश्वर्या 23 साल की हो चुकी थीं, इसलिए वे शादी के लिए अलग अलग जगहों पर खबर भेजने लगी थीं। इसी तरह तेजेश्वर की उम्र भी 32 साल से ज्यादा हो चुकी थी और उनकी शादी की उम्र भी निकल रही थी। इसलिए उनके परिवार ने भी शादी के लिए अलग अलग जगहों पर खबर भेजनी शुरू की। कई लोगों के संपर्क के बाद तेजेश्वर के लिए ऐश्वर्या को देखा गया। ऐश्वर्या की मां और ऐश्वर्या मिलकर तेजेश्वर के घर देखने आईं। परिवार के सदस्यों के साथ साथ तेजेश्वर और ऐश्वर्या ने एक दूसरे को पसंद किया। इसके बाद परिवार के बुजुर्गों ने मिलकर शादी की तारीख और समय तय किया। 18 मई 2025 को बिचूपल्ली के अंजना स्वामी मंदिर में ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी हुई। उनकी नई वैवाहिक जिंदगी काफी खुशी से बीत रही थी। परिवार के सभी सदस्य खुश थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले 1 महीने के अंदर उनके साथ कुछ दर्दनाक घटना होने वाली थी, जो उनकी इस खुशहाल जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। शादी के बाद ऐश्वर्या अक्सर अपनी मां के घर घूमने जाया करती थी, क्योंकि उनकी मां का घर ज्यादा दूर नहीं था। कभी कभी उनके पति तेजेश्वर बाइक से उन्हें छोड़ने जाते थे और कभी कभी वे खुद ही आना जाना करती थी। हर दिन की तरह तेजेश्वर अपनी बाइक लेकर काम के लिए निकल गए, लेकिन घटना वाले दिन यानी 17 जून 2025 को
बाइक लेकर निकलने के बाद वे घर नहीं लौटे। परिवार के सदस्यों ने उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। उस दिन पूरा बीत गया। परिवार के लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि तेजेश्वर का फोन नहीं लग रहा था और उनकी कई जगहों पर तलाशी ली और आसपास के इलाकों के पुलिस स्टेशनों से संपर्क किया, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसके बाद लगभग 3 दिन बीत गए। 21 मई 2025 को गढ़वाल से करीब 150 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के सुगलीमेट्टा गांव में एक नहर थी जिसका नाम HNSS था। इसके पास कुछ स्थानीय लोग काम कर रहे थे, लेकिन कहीं से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसके कारण उन्हें काम करने में काफी परेशानी हो रही थी। पहले उन्होंने उस दुर्गंध के स्रोत को खोजने की कोशिश की और सोचा कि इसे किसी तरह साफ करना होगा या मिट्टी डालकर इसे बंद करना होगा। जब स्थानीय लोग नहर के पास पहुंचे तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया। घटना स्थल पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने देखा कि वहां एक पड़ा हुआ था जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये पहचानना मुश्किल था कि वो कौन था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस शव को कुर्नूल के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर तेजेश्वर के भाई ने गढ़वाल पुलिस स्टेशन में अपने बड़े भाई के लापता होने का केस दर्ज कराया था। गढ़वाल पुलिस की टीम विभिन्न जगहों पर तलाशी चला रही थी। उन्होंने कई जगहों के CCTV फुटेज और तेजेश्वर के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। तेजेश्वर की आखिरी लोकेशन पिन्नापुरम झील के पास मिली, जहां उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इधर तेजेश्वर के घर के पास वाले पुलिस स्टेशन यानी गढ़वाल पुलिस स्टेशन के SP ने तेजेश्वर के केस की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश से गढ़वाल पुलिस स्टेशन को एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में खबर मिली तो पुलिस स्टेशन की स्पेशल टीम तुरंत कुर्नूल के अस्पताल पहुंची। उनके साथ तेजेश्वर की मां, पिता और भाई भी गए। तेजेश्वर की हालत ऐसी थी कि यह समझना मुश्किल था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन उनके हाथ पर उनकी मां के नाम का एक टैटू और एक कड़ा था, जिसके आधार पर प्राथमिक रूप से उनकी पहचान की जा सकी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि किसी धारदार हथियार की गला और माथे पर गहरे घाव, जिसके कारण उनकी ये दर्दनाक मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस को समझ आया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। लेकिन ये दर्दनाक घटना किसने या किन लोगों ने अंजाम दी, ये अभी पता लगाना बाकी था। इसके बाद पुलिस ने तेजेश्वर के हर डिटेल की गहराई से जांच शुरू की। उनके रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों सभी से बात की गई कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या कोई पुरानी समस्या को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल हिस्ट्री सब कुछ खंगालने की कोशिश की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। आसपास के विभिन्न जगहों के CCTV फुटेज चेक किए गए। फिर अचानक गढ़वाल इलाके के पास एक CCTV फुटेज में तेजेश्वर को एक 4 पहिया गाड़ी में कुछ लोगों के साथ बात करते देखा गया। कुछ देर बाद तेजेश्वर को उस गाड़ी के सामने वाली सीट यानी ड्राइवर के बगल में बैठे हुए देखा गया। इसके बाद CCTV फुटेज में दिखा कि गाड़ी तेजेश्वर को लेकर कहीं जा रही थी। हालांकि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा था, क्योंकि तेजेश्वर को देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसके बाद पुलिस ने अब गाड़ी के विवरण और उसमें मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए जांच शुरू की। पुलिस ने तेजेश्वर के कॉल हिस्ट्री की जांच की, लेकिन वहां कोई संदिग्ध जानकारी नहीं मिली। पुलिस को संदेह हुआ कि अगर तेजेश्वर का फोन के जरिए किसी से संपर्क नहीं हुआ था, तो फिर अपराधियों को कैसे पता चला कि वो उस समय सड़क पर था। इस सवाल ने पुलिस के मन में गहरा संदेह पैदा किया। पुलिस की स्पेशल टीम और फॉरेंसिक टीम ने तेजेश्वर के हर विवरण को बारीकी से जांचना शुरू किया। फॉरेंसिक टीम ने उनकी बाइक पर फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। तभी अचानक उनकी बाइक पर एक GPS ट्रैकर मिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी बाइक पर GPS ट्रैकर क्यों लगाएगा? तेजेश्वर को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इससे पुलिस को शक हुआ
कि शायद अपराधियों ने बिना फोन संपर्क के उनकी बाइक पर जीपीएस ट्रैकर लगाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी थी। ट्रैकिंग के जरिए जब उन्हें पता चला कि तेजेश्वर हाईवे के पास है, तो उन लोगों ने 4 पहिया गाड़ी लेकर उनकी बाइक के सामने रुककर उनसे बात की। कुछ देर बाद वे तेजेश्वर को गाड़ी में बिठाकर ले गए। अब तक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला था कि तेजेश्वर के साथ ऐसी दर्दनाक घटना क्यों हुई। इधर पूरे भारत में सोनम और राजा रघुवंशी के केस ने तहलका मचा रखा था, जिसमें एक नई दुल्हन ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति को हनीमून के दौरान दुनिया से हटा दिया था। इस एंगल ने पुलिस का ध्यान खींचा। इसके बाद पुलिस ने तेजेश्वर की पत्नी यानी ऐश्वर्या पर नजर रखना शुरू किया और उनके बारे में जानकारी जुटाने लगी। शुरू में पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह था। इसके बाद उन्होंने तेजी से कार्रवाई शुरू की। तेजेश्वर की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। नई जिंदगी और नए साथी के साथ वो काफी खुश थे, लेकिन अचानक उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से तोड़ दिया। नई नवेली दुल्हन जिसने तेजेश्वर को अपना जीवन साथी बनाकर नई जिंदगी का सपना देखा था, उसके चेहरे पर भी शोक की छाया दिख रही थी। लेकिन परिवार के सदस्यों यानी तेजेश्वर की मां, पिता और भाई ने बताया कि उनकी बहू यानी ऐश्वर्या उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। वो हमेशा अपने मोबाइल में व्यस्त रहती थी। वो कभी सास ससुर, ननद या देवर से अच्छे से बात नहीं करती थी और ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेले रहती थी। जब भी समय मिलता वो मोबाइल पर बात करने में व्यस्त हो जाती थी। अगर उससे पूछा जाता कि वो किससे बात कर रही है, तो ऐश्वर्या कहती कि वो अपनी मां से या किसी सहेली से बात कर रही है। यहां तक कि तेजेश्वर के परिवार ने बताया कि ऐश्वर्या शादी से 5 दिन पहले घर से गायब हो गई थी, यानी उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन 5 दिन बाद यानी शादी से 1 दिन पहले ऐश्वर्या फिर से घर लौट आई और फिर शादी हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पहली बार ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी तय हुई थी, तो कुछ पारिवारिक असंतोष के कारण शादी की तारीख को पीछे कर दिया गया था। जब ऐश्वर्या शादी से 5 दिन पहले लापता हो गई थी और फिर लौट आई, तो परिवार के सदस्यों ने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। जवाब में ऐश्वर्या ने बताया कि तेजेश्वर का परिवार उससे भारी मात्रा में दहेज की मांग कर रहा था। चूंकि उसकी मां ज्यादा कमाई नहीं करती थी, इसलिए वो मानसिक रूप से टूट गई थी और उसने इस शादी को न करने का फैसला किया था। इसलिए वो अपनी सहेली के पास छिप गई थी। तब तेजेश्वर के परिवार ने कहा कि उसे कम से कम एक बार तेजेश्वर से बात करनी चाहिए थी या संपर्क करना चाहिए था। बिना बताए इस तरह चले जाना ठीक नहीं था। तेजेश्वर के परिवार ने इस बात पर थोड़ा गुस्सा जताया, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐश्वर्या को स्वीकार किया और शादी कर ली। इन सभी जानकारियों को सुनने के बाद पुलिस ने ऐश्वर्या की कॉल हिस्ट्री निकाली। जब पुलिस के हाथ में ऐश्वर्या की कॉल हिस्ट्री आई, तो पुलिस की पूरी टीम दंग रह गई। ऐश्वर्या की शादी को करीब 1 महीना ही हुआ था और इस 1 महीने में ऐश्वर्या ने एक ही नंबर पर लगभग 2000 से बार फोन किया था। घंटों तक उस नंबर पर बातचीत और चैट होती थी, जबकि अपने पति तेजेश्वर को उसने सिर्फ 100 से 200 बार ही फोन किया था। इससे पुलिस का संदेह और गहरा हो गया। चूंकि पहले ही तेजेश्वर के परिवार यानी उनके सास ससुर, ननद और देवर में बताया था कि ऐश्वर्या ज्यादातर समय फोन पर ही बात करती थी, पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया। इसके बाद 23 जून 2025 के आसपास पुलिस ने ऐश्वर्या को थाने बुलाया और अपनी प्रक्रिया के तहत उससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने ऐश्वर्या की मां सुजाता को भी थाने बुलाया और उनकी कॉल हिस्ट्री निकाली। सुजाता की कॉल हिस्ट्री देखने के बाद पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल ऐश्वर्या और उनकी मां सुजाता दोनों एक ही नंबर पर लगातार एक ही व्यक्ति से बात करती थीं। ये नंबर था NBFC फाइनेंस कंपनी के मैनेजर तिरुमाला राव का, जहां सुजाता काम करती थीं
और उनकी अनुपस्थिति में ऐश्वर्या भी वहां काम करने जाती थी। मां और बेटी दोनों तिरुमाला राव के साथ घंटों बात करती थीं। तिरुमाला राव की उम्र करीब 35 साल थी। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ब्रांच मैनेजर थे। उनके पिता तिरुपट्टैया आंध्र प्रदेश के एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, जो आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस एपीएसपी में कार्यरत रहे थे। 2019 में तिरुमाला राव की शादी हुई थी, लेकिन शादी के 8 साल बाद भी वो पिता नहीं बन सके थे। डॉक्टरों ने बताया था कि उनकी पत्नी संतान पैदा करने में असमर्थ है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से अवसादग्रस्त थे। इसके चलते तिरुमाला राव ने दूसरी शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उनकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद धीरे धीरे तिरुमाला राव और उनकी पत्नी के बीच रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी। उधर तिरुमाला राव की जिस ब्रांच में सुजाता स्वीपर का काम करती थीं, वहीं उनके और सुजाता के बीच दोस्ती का रिश्ता बनता गया, जो धीरे धीरे और भी गहरा होता चला गया। इसी तरह 52 वर्षीय सुजाता और 35 वर्षीय तिरुमाला राव के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। काम के दौरान जब सुजाता की तबीयत खराब रहती तो उसकी बेटी ऐश्वर्या उसकी जगह पर ऑफिस में काम करने आती थी। ऐश्वर्या को देखकर तिरुमाला राव को वो बेहद पसंद आने लगी। इसके बाद तिरुमाला राव ने ऐश्वर्या से भी दोस्ती करना शुरू किया और वो दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। यानी कि तिरुमाला राव एक ही समय पर मां और बेटी दोनों के साथ संबंध में जुड़ चुके थे। इसी बीच तिरुमाला राव की ब्रांच में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नागेश। वो लोन के लिए आया था। उसका पेशा था मिट्टी के फर्नीचर बनाना और बेचना। लेकिन तिरुमाला राव पहले से जानता था कि नागेश के खिलाफ पुलिस में कुछ केस दर्ज है। इस वजह से उसके लिए लोन पास करवाना आसान नहीं था। तब तिरुमाला राव ने नागेश से कहा कि अगर वो एक काम में उसकी मदद करे तो वो उसे जितने की जरूरत हो उतने रुपए का लोन पास करवा देगा, साथ ही अतिरिक्त पैसे भी देगा। इसके बाद नागेश ने अपने एक दोस्त परशुरामू को भी इसके लिए राजी कर लिया। इससे पहले ही तिरुमाला राव ने एक जीपीएस ट्रैकर खरीदकर ऐश्वर्या को दे दिया था, जिसे ऐश्वर्या ने तेजेश्वर की बाइक में लगा दिया ताकि वे हर वक्त ट्रैक कर सकें कि तेजेश्वर कहां है और कहां जा रहा है। उधर तिरुम्बुना राव ने नागेश और उसके दोस्त परमेश्वर को यह सिखाया कि उन्हें तेजेश्वर से मिलते वक्त एकदम दोस्ताना व्यवहार करना है। उनकी बातों के अनुसार दोनों ने तेजेश्वर से दोस्ती बढ़ाई। उन्होंने तेजेश्वर को बताया कि उनके पास बहुत जमीन है और वे चाहते हैं कि कोई आकर उसे ठीक से नापे। तेजेश्वर इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि यही उसका पेशा था और उसने सोचा कि इस काम से उसे अच्छा पैसा मिलेगा। इसके बाद जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए वे लोग तेजेश्वर का पीछा करते रहे। जल्द ही वे उससे मिले और उसे गाड़ी में बैठाकर ब्रेडापुरम नाम की एक जगह की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद सबसे पहले नागेश ने तेज धार से तेजेश्वर पर किया। फिर नागेश का दोस्त परशुरामू ने दूसरा वार किया और अंत में तिरुम्बुना राव का ड्राइवर राजू ने घात किया। इतने में ही तेजेश्वर की थी। वो इस दुनिया से काम पूरा करने के बाद नागेश और उसके दोस्त ने वीडियो कॉल के जरिए तिरुम्बुना राव को तेजेश्वर की हालत दिखाई। इसके तुरंत बाद तिरुम्बुना राव ने ऐश्वर्या को कॉल करके तेजेश्वर की मौत की जानकारी दी। इसके बाद तिरुम्बुला राव ने उन तीनों को आदेश दिया कि वो गाड़ी लेकर त्रिलिंगम की तरफ आ जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे हाईवे से ना आए, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इसलिए उन्हें किसी छोटी कम भीड़ भाड़ वाली सड़क से आने को कहा। नागेश और परशुरामू गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में जब वे बीचुपल्ली ब्रिज पर पहुंचे तो वहीं उन्होंने गाड़ी रोकी और तेजेश्वर का मोबाइल, बैग और कपड़े
सब कुछ कृष्णा नदी में फेंक दिया। उधर तिरुमला राव खुद कंफर्म करने के लिए नागेश, परशुरामू और राजू से मिलने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल पहुंचते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि उन्होंने सच में तेजेश्वर के साथ मर्मांतिक घटना को अंजाम दिया है या नहीं। इसके बाद वे तेजेश्वर की लाश को पास में स्थित एक बड़े नाले में फेंक देते हैं। फाइनेंस ब्रांच मैनेजर तिरुमला राव का ऐश्वर्या की मां सुजाता के साथ काफी समय से संबंध था। इसके बाद बहुत कम समय में उनका ऐश्वर्या के साथ भी संबंध हो गया। शुरू में मां बेटी को एक दूसरे के इस संबंध के बारे में नहीं पता था, लेकिन समय के साथ दोनों को एक दूसरे के संबंध की जानकारी हो गई। इसके बाद सुजाता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी उनके प्रेमी तिरुमला राव के साथ संबंध रखे, इसलिए सुजाता ने ऐश्वर्या की शादी की व्यवस्था शुरू कर दी। जब घर में ऐश्वर्या की शादी की बात चल रही थी, तब ऐश्वर्या ने तिरुमला राव को अपनी शादी की बात बताई। तब तिरुमला राव ने सुजाता से कहा कि वो ऐश्वर्या की शादी न करवाएं। दरअसल तिरुमला राव की योजना थी कि वो ऐश्वर्या से शादी करेगा, क्योंकि उसकी 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसकी पत्नी उसे एक बच्चा नहीं दे पाई थी। इधर ऐश्वर्या भी तिरुमला राव से शादी करना चाहती थी, इसलिए शादी से 5 दिन पहले वो घर से भाग गई थी। वो तिरुमला राव के घर गई और उसकी पत्नी और परिवार को समझाने की कोशिश की कि वो तिरुमला राव से शादी करना चाहती है, लेकिन तिरुमला राव की पत्नी ने इस फैसले का विरोध किया और तिरुमला राव को ऐश्वर्या से शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद तिरुमला राव ने अपनी पहली पत्नी को भी दुनिया से हटाने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि समाज के लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी योजना बदली और ऐश्वर्या को घर लौटकर तेजेश्वर से शादी करने की सलाह दी। इसके बाद ऐश्वर्या घर लौट आई और परिवार वालों और तेजेश्वर को एक झूठी कहानी सुनाई कि दहेज की मांग के कारण वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए वो घर से भाग गई थी। ये सब उसका पूरी तरह से बनाया हुआ नाटक था। इसके बाद ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी हो गई। शादी के दिन भी ऐश्वर्या ने तिरुमला राव के साथ कई घंटों तक वीडियो कॉल पर बात की थी। शादी के बाद ऐश्वर्या ज्यादातर समय तेजेश्वर से दूरी बनाए रखती थी। वो उससे ज्यादा बात नहीं करती थी और दिन भर मोबाइल पर व्यस्त रहती थी। घंटों तक वो तिरुमला राव के साथ कॉल पर बात करती थी। ये देखकर तेजेश्वर को गुस्सा आता था और उन्होंने कई बार ऐश्वर्या से पूछा कि वो दिन भर किसके साथ इतनी व्यस्त रहती है और फोन पर क्यों बनी रहती है। सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण एक दिन तेजेश्वर और ऐश्वर्या के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया। तब ऐश्वर्या गुस्से में आकर तिरुमला राव के साथ मिलकर योजना बनाती है कि वो अपने पति तेजेश्वर को इस दुनिया से है। तब तिरुमला राव भी उसे बताता है कि उसकी भी यही योजना है। शादी के 1 महीने के भीतर उन्होंने लगभग 3 से 4 बार तेजेश्वर करने की योजना बनाई, लेकिन एक बार भी वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद ऐश्वर्या तिरुमला राव से कहती है कि अब बस यही आखिरी मौका है, जो भी हो इस बार तेजेश्वर को हटाना ही होगा। उधर पूरे भारत में सोनम और राजा रघुवंशी केस को लेकर हलचल मची हुई थी। ऐश्वर्या और तिरुमला राव उस केस को गहराई से देखने लगे। सोनम ने जो गलतियां की थी उन्हें दोहराने से बचने की पूरी तैयारी के साथ उन्होंने अपना प्लान तय किया। वे कहीं छिपने के लिए लद्दाख या अंडमान निकोबार चले जाएंगे और वहां से विदेश भागकर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इसी योजना के लिए तिरुमला राव ने अपनी कंपनी से लगभग 20 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें से 2.3 लाख रुपए सुपारी के तौर पर और बाकी पैसा उन्होंने भविष्य की प्लानिंग के लिए बचा कर रखा था। इसके बाद ऐश्वर्या ने तिरुमला राव से कहा कि अब उन्हें जल्द से जल्द इस प्लान को अंजाम देना चाहिए। उनकी योजना के अनुसार 17 जून 2025 को उन्होंने इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। तेजेश पूरे देश में सोनम और राजा रघुवंशी केस को लेकर हलचल थी। तेलंगाना पुलिस नहीं चाहती थी कि ऐसा ही कोई और केस देश भर में सनसनी फैला दे, इसलिए उन्होंने तेजी से एक्शन लिया और बहुत जल्द इस मामले की गहराई से जांच कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। 24 जून 2025 पुलिस ने एक चेकपोस्ट
पुलूर से नागेश, परशुराम और ड्राइवर राजू को गिरफ्तार किया। तिरुमला राव को सासाराम स्टेशन से पकड़ा गया। यहां तक कि उसके पिता, जो कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वे अपने बेटे तिरुमला राव को बचाने के लिए सबूत छिपाने और मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तिरुमला राव की पत्नी को भी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। यहां तक कि ऐश्वर्या की मां सुजाता को भी गिरफ्तार किया गया। इस घटना में एक और व्यक्ति को पकड़ा गया जो पेशे से टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री था। उसका नाम था मोहन, क्योंकि वह तेजेश्वर की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और तिरुमला राव को सारी जानकारी दे रहा था। इस घटना में शामिल लगभग 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से लगभग 30 लाख रुपए, 10 मोबाइल फोन, एक जीपीएस ट्रैकर और घटना में इस्तेमाल की गई रेंट पर ली गई कार जब्त कर ली। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे राजा रघुवंशी केस से प्रेरित हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद ऐश्वर्या और तिरुमला राव लद्दाख जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन घटना के समय ऐश्वर्या अपने ससुराल यानी तेजेश्वर के घर में थी और परिवार में एक इतनी होने के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वे अपने प्लान को आगे नहीं बढ़ा सके। इस बीच पुलिस ने ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया। जब तिरुमला राव को यह पता चला कि ऐश्वर्या और सुजाता पुलिस हिरासत में हैं, तो वे अकेले ही घर से भाग गया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अब अदालत यह तय करेगी कि उनका क्या होगा। अपराधी सही नहीं होता। अगर कभी किसी रिश्ते में परेशानी हो तो पुलिस या प्रशासन की मदद ले। अगर किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है तो कानूनी तरीका अपनाकर तलाक लेकर नए जीवन की शुरुआत करें। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी का अपमान करने या नीचा दिखाने का मकसद नहीं है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी और स्रोतों के आधार पर वीडियो तैयार किया गया है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में इस्तेमाल किए गए कुछ फोटो AI द्वारा बनाए गए हैं जो वास्तविकता से मेल नहीं खाते।